नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार ज़बरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आज एक नए एक्ट को हम शुरू करने जा रहे हैं। एक नए अधिनियम को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट या दहेज प्रतिषेध अधिनियम। हालांकि बहुत छोटा सा एक्ट है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है। कुल मिलाकर 10 धाराएं हैं, परंतु 10 धाराएं ऐसी हैं कि उनमें से आपको प्रश्न मिलने की संभावनाएं 100% हैं। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए, जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं जी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जानदार। जल्दी चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड को तुम चलता करेंगे। लगातार कई सारे पेजेस ऐड कर लेंगे और फिर आराम से हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करी जाए। आप लोग दौड़ दौड़ आ गए हैं, तेज तेज आ गए हैं। चलिए आज के अधिनियम को शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है आज का, और बहुत अच्छे से इसको देखना है, बहुत अच्छे से समझना है। हम्म। चलिए, क्या शुरू करने जा रहे हैं? आज शुरू करने जा रहे हैं दहेज प्रतिषेध प्रतिषेध अधिनियम, है ना। आज शुरू करने जा रहे हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। यहाँ पर प्रतिषेध का मतलब क्या है? मना करना, रोकना। ठीक है, कोई बच्चा कह रहा था सर थोड़ा सा ये इंग्लिश वाला समझ में नहीं आता है, तो देखो जितना ज़रूरी होता है उतना मैं प्रयास करता हूँ कि आपको अंग्रेजी में भी चीज़ें बताई जाएं। ये एक्ट कब का है? तो ये एक्ट है 1961 का। कब का? 1961 का ये एक्ट है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। अंग्रेजी भाषा में इसी को कहते हैं डाउरी, डाउरी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। सबसे पहले जब भी हम किसी एक्ट की शुरुआत करते हैं, तो एक्ट की शुरुआत करने से पहले, हाँ, एक्ट की शुरुआत करने से पहले, हाँ, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, चिंता मत करो। अच्छा, बड़ी छावनी, हाँ, हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी, हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। आप जब भी हम किसी एक्ट को शुरू करते हैं, हाँ, जब भी हम किसी एक्ट को शुरू करते हैं, तो उसके संदर्भ में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम लोग चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहले हम किसकी चर्चा करते हैं? हम तारीखों की चर्चा करते हैं, डेट्स की चर्चा करते हैं कि भाई कौन सी डेट्स हैं जो ज़रूरी हैं। तो दो प्रकार की तिथियां हमारे सामने ज़रूरी आती हैं कि कब ये एक्ट अधिनियमित हुआ, कब ये एक्ट अधिनियमित हुआ, या इसी को कह देते हैं कब ये एक्ट आपका पारित हुआ, या इसी को कह देते हैं बेटे कि कब ये एक्ट आपका लागू हुआ। और दूसरी होती है, नहीं लागू हुआ नहीं, माफी चाहता हूँ, लागू होना नहीं, अधिनियमित या पारित होना। और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इनेक्ट होना, है ना। ये इनेक्ट हुआ, कब ये इनेक्ट हुआ। दूसरा होता है प्रवर्तन तिथि, है ना। ये प्रवर्तन में कब आया, या लागू कब हुआ, या आपको बोलना पड़ेगा एनफोर्समेंट, कि कब ये इंडिया में एनफोर्स हुआ। तो ये दोनों तिथियां आपको थोड़ा सा याद रखनी जरूरी है। जब अधिनियमन की बात आए तो आपको बोलना है कि 20 मई सन 1961। क्या है बेटे? 20 मई सन 1961 को ये पारित हुआ है, और 1 जुलाई 1961 को, ठीक है, 1 जुलाई 1961 को ये इंडिया में लागू हुआ है।
ये दो तारीखें जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इनमें से आपके प्रश्न बन सकते हैं। बहुत गंभीरता से इस एक्ट को सुनेंगे, बहुत गंभीरता से। हाँ, बोर्ड पर लाइट आ रही है, मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, उसको ठीक करता हूँ, आप चिंता मत करो। लो, एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ। अभी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी अच्छा दिख रहा होगा। हाँ, बोर्ड को बदल दीजिए। नहीं नहीं, बोर्ड को बदल, देखो अभी सही हो गया होगा। ठीक। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में ये है कि लागू, ये अधिनियमित कब हो रहा है, यानी कि ये संसद से कब पास हो रहा है। राज्यसभा लोकसभा से पास होकर राष्ट्रपति कब इस पर साइन कर रहे हैं, तो ये डेट है आपकी 20 मई सन 1961। और जब ये पूरे भारत में लागू हुआ कि आज की तारीख के बाद दहेज के संबंध में यदि कोई भी कृत्य कहीं पर होता है तो वह अपराध माना जाएगा, ये आपकी बात आई 1 जुलाई सन 1961 को। जब इन चीजों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न जरूर आना चाहिए, वो ये है कि भाई कुल अध्याय कितने हैं। ठीक है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में, अधिनियम में, एक्ट में कुल अध्याय कितने हैं, टोटल चैप्टर्स कितने हैं, क्या टोटल चैप्टर्स कितने हैं, टोटल चैप्टर्स कितने हैं, है ना। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, तो आपको बोलना पड़ेगा नन, कोई नहीं। हाँ, कोई चैप्टर इसमें नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई चैप्टर है ना, कोई चैप्टर नहीं है, जीरो। आपको बोलना पड़ेगा जीरो, कोई चैप्टर नहीं है यहाँ पर। ये चीज आपको जाननी है, ये चीज समझनी। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत बड़ा कोई एक्ट नहीं है ना, क्योंकि बहुत बड़ा ये कोई एक्ट नहीं है, केवल 10 धाराएं इसके अंतर्गत है। हाँ, जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। देखो, जो छोटा एक्ट है उसको तो मैं हाथ से ही करके बताऊंगा, बट जो बड़े एक्ट है ना, अब हम मदद करेंगे। हमारा टारगेट है 2 से ढाई महीने, ढाई मैक्सिमम 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने कि हमको ये मूल विधि कंप्लीट करनी है, क्योंकि फिर हम प्रैक्टिस सेशन पे चलेंगे, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद कुल धाराएं कितनी है ना, टोटल सेक्शंस कितने हैं, कुल धाराएं कितनी हैं, कुल धाराएं कितनी हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं, तो आपको कहना पड़ेगा टोटल सेक्शन है यहाँ पर 10। कितने? 10 टोटल सेक्शन इस अध्याय में, इस एक्ट में दिए गए हैं। तो ये तारीखें, और उसके बाद आपका ये जो कोई नहीं, और कुल अध्याय कोई नहीं, और कुल धाराएं आपकी 10 हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत गंभीरता से उसको देखना है। चलिए एक्ट की शुरुआत करते हैं। और एक्ट की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली जो धारा है, सबसे पहला जो सेक्शन है, उसको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। सबसे पहला ही सेक्शन किस बारे में बात करता है, आपको ये बात पता होगी। ये बात करता है किस बारे में? ये बोलता है संक्षिप्त नाम। ये क्या बोलता है? ये बोलता है संक्षिप्त नाम, है ना, विस्तार और प्रारंभ, विस्तार और प्रारंभ, और प्रारंभ, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के, ये जो एक्ट है इसका नाम क्या होगा? तो नाम हम लोग जाने आए हैं, इसका नाम में क्या है? नाम तो इसका दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, ठीक है। नाम इसका क्या है? नाम इसका दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, ठीक। दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, ठीक। दहेज प्रतिषेध अधिनियम है। अब विस्तार की महत्वपूर्ण चर्चा है। विस्तार आप लिखेंगे संपूर्ण भारत में। क्या लिखेंगे? संपूर्ण भारत में, है ना, संपूर्ण भारत में। या आप इसको लिख सकते हो बहुत सरलता से, बहुत आसानी से, पूरे भारत में, पूरे भारत में ये आपका विस्तार है इसका। और प्रारंभ की तारीखों को हम लोग देख चुके हैं। ये धारा 1 कहती है कि किसी भी अध्याय में ऐसे ही आपका होता है, ठीक है। किसी भी अध्याय में, किसी भी एक्ट में। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा बस चले मैं आज ही खत्म कर दूं इसको, पर समझाना पड़ता है ना, कि अगर समझाना ना पड़े फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म। हाँ हाँ, आपसे ज्यादा चिंता हम मेरे को है भाई। ठीक है, पढ़ने पे आप विशेष ध्यान दो। अब बात करते हैं धारा या सेक्शन 2 की।
इसकी धारा या सेक्शन 2 की। और धारा और सेक्शन 2 हमेशा बात करती है परिभाषाएं। क्या बात करती है? परिभाषाएं। हमेशा बात होती है वहां पर परिभाषाएं किसकी? डेफिनेशंस की चर्चा होती है। डेफिनेशंस, डेफिनेशंस की हमेशा यहाँ पर आपकी चर्चा रहती है। ये बात आपको अच्छे से जाननी है और अच्छे से आपको समझ लेनी है। और डेफिनेशन भी अगर आप चाहो तो सीधे सीधे इसमें परिभाषा में लिखो डेफिनेशन, और भी अच्छे से लिख लो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, तो सीधे इसको सही करके लिखते हैं। दहेज की परिभाषा सीधे लिखते हैं इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये धारा नंबर भी याद रखना है। इसमें क्या लिखता हूं मैं? धारा नंबर, धारा संख्या भी याद रखनी है। धारा संख्या भी क्या करनी है? याद रखनी है। धारा संख्या भी याद रखनी है। धारा संख्या भी याद रखनी है। क्या है ये? आपका जो धारा 2 है, ये दहेज की परिभाषा है। क्या है इसमें? इसमें दहेज की परिभाषा है कि दहेज किसे माना जाएगा, ये बात इसमें आपकी आ रही है। यानी डेफिनेशन ऑफ डावरी, डेफिनेशन ऑफ डाउरी। हाँ, डेफिनेशन ऑफ डाउरी। आधे तो आप में ज्यादा इस दहेज के लिए ही पढ़ रहे होंगे, आधे से ज्यादा तो आप में से दहेज के लिए ही पढ़ रहे होंगे। अल्लाह भाई नौकरी लगेगी। हाँ हाँ, वॉइस नहीं आ रही है? नहीं, वॉइस ओके, उसमें क्या दिक्कत है? वॉइस में कोई इशू नहीं है। हम्म हम्म हम्म। हाँ, अनुसूची नहीं, यहाँ छोटा है ना एक, तो अनुसूची वगैरह विशेष कुछ नहीं है। अब दहेज की परिभाषा में आप बहुत गंभीरता से, अब ना कोई कमेंट, सब जितने बंदे कमेंट कर रहे हैं, जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सारे कमेंट बंद कर दो उस समय। मेरी जो ये परिभाषा है, ये जो दहेज की परिभाषा जो मैं बताने वाला हूँ, इसको बहुत गंभीरता से आपको देखना है, बहुत गंभीरता से आपको उसको समझना है। क्या है दहेज? तो दहेज क्या चीज़ है, ध्यान से समझना है। यहाँ पर हम लिखते हैं दहेज, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम दहेज। अगर इसको आप क्या काम करोगे, अगर इसको आप क्या काम करोगे, इसको आप समझने की कोशिश करोगे पूरी लाइनों में लिख करके, तो आपको बहुत अच्छी मतलब खासी दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहली बात तो आपको पॉइंट्स के माध्यम से चीज समझनी पड़ेगी, पॉइंट्स के थ्रू ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। पहला क्या है? दहेज क्या है? दहेज कोई संपत्ति है ना, दहेज कोई संपत्ति है, या क्या है? दहेज कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है ना। दहेज कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है। अब ये मूल्यवान प्रतिभूति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मूल्यवान का मतलब वैल्यूएबल, जिसकी कोई वैल्यू हो। और प्रतिभूति का क्या मतलब होता है? आपकी सिक्योरिटी से, है ना, किसी चीज की सिक्योरिटी। जैसे होता है ना कि कोई चीज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जमा कराओ भाई, है ना, सिक्योरिटी मनी जमा कराओ, तो कोई चीज सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को बोला जाता है वैल्यूएबल, है ना, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल जो सिक्योरिटी है उसको क्या बोला जाता है? उसको दहेज आपका बोला जाता है, संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को। अब संपत्ति में क्या क्या हो सकता है, दहेज क्या है? अब एक एक करके पॉइंट समझते जाना। कोई आपसे पूछने लगे कि भाई दहेज क्या है, तो आपको बोलना है कि दहेज कोई संपत्ति या वैल्यूएबल आपकी क्या है? सिक्योरिटी है, मूल्यवान प्रतिभूति है। तो यहां पर संपत्ति में क्या हो सकता है? संपत्ति में आपका क्या हो सकता है? संपत्ति में आपका क्या हो सकता है? संपत्ति में जैसे आप बता सकते हो कि भाई कोई मकान हो सकता है, ठीक है, कोई मकान हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है ना, कोई प्लॉट हो सकता है, ठीक है, कोई प्लॉट हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? आपका रुपया हो सकता है, रुपया हो सकता है, कोई सोना हो सकता है, ठीक है, चांदी हो सकती है, चांदी हो सकती है, आभूषण हो सकता है, कोई वाहन हो सकता है, तमाम चीजें, है ना, तमाम चीजें ये संपत्ति में आपकी चीजें आ जाती हैं, संपत्ति में होती हैं। और मूल्यवान प्रतिभूति से क्या मतलब है बेटे? मूल्यवान प्रतिभूति से मतलब है कि कोई कागज, है ना, किसी चीज के कागज,
है ना, किसी चीज का कोई डॉक्यूमेंट जो किसी चीज की सिक्योरिटी जमा करता हो, कोई डॉक्यूमेंट। मूल्यवान प्रतिभूति से मतलब क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट, है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का, है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का, कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का, है ना। जैसे आपका एफडी हो सकता है, ठीक है, एफडी एफडी हो सकता है, आपकी एफडीज होती हैं, ठीक है, एफडीज होती है ना, कि भाई ये इतनी एफडी है, इतने करोड़ की एफडी है, इतने लाख की एफडी है। दरोगाओं के, हाँ हाँ, दरोगाओं के क्या होते हैं, दरोगाओं के रेट लगते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में दरोगाओं के रेट अलग अलग हैं। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो दरोगाओं के रेट 40 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक के हैं, जिसमें एक एसयूवी गाड़ी 15 से 20 लाख रुपए की, 10 से 12 लाख रुपए का कैश, और बाकी फिर शादी, बढ़िया शादी में खर्च किए जाएंगे। ऐसे ही अलग अलग जगह अलग अलग रेट्स हो सकते हैं। तो आप अपना कितना रेट लगाओगे, क्योंकि आप अभी तैयार हो रहे हो, तो डेफिनेटली आपके रेट लगेंगे और आप खुश होकर के उस चीज़ को करोगे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। पर मेन चीज़ ये है कि संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो किसी भी तरह का वो होता है। अब ये क्या होता है, पहली बात समझ में आई कि दहेज क्या है, कोई संपत्ति है या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, जिसमें संपत्ति के अंदर मकान, दुकान, प्लॉट, रुपया, सोना, चांदी, वाहन इत्यादि आ सकता है। और मूल्यवान प्रतिभूति में किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट जो क्या काम करता है, किसी चीज को लेने देने की बात करता है, जो आपका बैनामा इत्यादि, ये कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, एफडी। तो ये हो सकता है। अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा आपका, अब इसमें क्या होगा, पहली बात ये, दूसरा पॉइंट इसी में है, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है इसका। अब दूसरा पॉइंट इसका ये है, अब क्या होता है, कब, है ना, कब, है ना, कब, ठीक है। दहेज के एक एक पॉइंट को समझते जाओ, फिर पूरी जोड़ करके परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, जोड़ करके परिभाषा मैं आपको बताऊंगा। तो कब, तो विवाह, हम लिखते हैं यहां पर विवाह, क्या लिखते हैं बेटे, विवाह लिखते हैं, है ना, यानी कि शादी, शादी। कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति या कोई संपत्ति शादी के पहले, शादी के पहले, शादी के समय, है ना, या शादी के बाद, ठीक है। अब ये एक दूसरा पॉइंट आप जोड़ लो। तो दहेज क्या है, संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो शादी के पहले, शादी के समय या शादी के बाद, आगे पॉइंट्स जोड़ते चले जाओ, तीसरा पॉइंट यहां पे जोड़ो, है ना, तीसरा पॉइंट यहां पर आप जोड़ो, तीसरा पॉइंट जोड़ो, लेता या देता है, लेता या देता है, या लेने या देने का क्या करता है, करार करता है। करार मतलब एग्रीमेंट, करार मतलब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट करता है, ठीक है, एग्रीमेंट करता है। तुरंत एकदम दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, कैसे, है ना, एकदम चौथा पॉइंट यहां पर आना चाहिए, कैसे। तो कैसे, यानी कि आपकी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति विवाह के पहले, विवाह के समय, विवाह के बाद लेता है ना, कोई सामने से लेता है या देता है, या लेने देने की बात करता है कि भाई हम देंगे, विवाह के पहले देंगे, विवाह के समय देंगे या बात करेंगे, एग्रीमेंट करता है। कैसे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली ली जाएंगी या इनडायरेक्टली, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, समझते रहो, है ना। ये किसको, अब पांचवा पॉइंट, पूरी परिभाषा बन के आएगी, ध्यान से समझ जाओ। पांचवा पॉइंट, किसको, किसको लेता देता है, हाँ, किसको लेता देता है, किसको लेता देता है। तो ध्यान रखो पॉइंट्स में बिल्कुल, किसको लेता देता है, तो सीधे ही आपको बोलना पड़ेगा, विवाह का एक पक्ष दूसरे पक्ष को, विवाह का एक, विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, या
किसी पक्ष के माता पिता या अन्य को, पिता या अन्य को, माता पिता या अन्य को लेता देता है, तो ऐसी चीज क्या कहलाएगी? ऐसी चीज दहेज कहलाएगी। ये पूरी की पूरी घटना क्या कहलाएगी? दहेज कहलाएगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। हाँ हाँ ठीक। तो ये मोटी मोटी बात है, किसी पक्ष के माता पिता या अन्य को। और इसी में एक पॉइंट ऐड और कर लीजिए, एक पॉइंट इसी में और ऐड कर लीजिए कि, है ना, ये तो पॉइंट हो ही गया, चलो इसमें ज्यादा फिर ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए, पूरी की पूरी परिभाषा बहुत ध्यान से समझनी। थोड़ा सा स्लो चल रहा है मुझे पता है, बट स्लो कई बार, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब पूरी दहेज की परिभाषा आपके दिमाग में आ जाएगी, उसको ध्यान से सुनो। सेक्शन 2 धारा 2 दहेज की परिभाषा के बारे में बात करता है। क्या कहता है? दहेज क्या है? तो दहेज कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के पहले, विवाह के समय, विवाह के बाद, शादी के पहले, शादी के टाइम पे, शादी के बाद क्या होती है? लेता या देता है, या लेने या देने का करार करता है। तो कैसे? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कौन किसको लेता देता है? तो विवाह की एक साइड, शादी के एक साइड वाले दूसरे साइड वाले को, या किसी एक साइड वाले के माता पिता दूसरे के माता पिता को, या किसी एक साइड की तरफ से कोई आदमी दूसरे आदमी को देता लेता है। तो ये पूरी की पूरी घटना दहेज कहलाती है। अगर इसको मैं पूरे के पूरे एक शब्द में बोल दूं कि यदि कोई व्यक्ति विवाह के पहले, विवाह के समय, विवाह के बाद, है ना, विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, या विवाह के एक पक्ष के माता पिता द्वारा दूसरे पक्ष के माता पिता को, या विवाह के एक पक्ष के किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे पक्ष के किसी व्यक्ति को मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेता देता है या लेने देने का एग्रीमेंट करता है, तो ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी? ये पूरी की पूरी घटना दहेज कहलाएगी। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ये क्लियर हुआ? हाँ हाँ, या यहां पर देना कोई पड़ता है। यहां पर एक बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए, दहेज लेना तो अपराध है ही, दहेज देना भी अपराध है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब दहेज वाला मुकदमा लगाते हैं, दहेज ले लिया, तो वहां पर मेरी ये चीज समझ में नहीं आती कि कोर्ट जो है वो इस पे काम क्यों नहीं करता कि भाई अगर इन्होंने लिया है तो तुमने भी तो दिया है ना, तो तुम देने वालों पर ये काम होना चाहिए। एक्चुअली मेरे दिमाग में अभी ये बात आई, ठीक है, एक्चुअली में अभी मेरे दिमाग में बात ये आई कि दहेज का मुकदमा लगाती हैं लड़कियां जाकर के, है ना, मैक्सिमम के बहुत सारे रियल केसेस होते हैं, बट कहीं पर भी झगड़ा इत्यादि कुछ भी होता है तो जाते ही दहेज का केस ठोकती हैं लड़कियां। तो कोर्ट फिर ये सुनवाई क्यों नहीं करता है? ये प्रश्न थोड़ा जानना चाहिए। आप में से कोई एडवोकेट है तो अपने सीनियर से पूछना कि सर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत जब कोई लड़की दहेज का मुकदमा दायर करती है कि उन्होंने हमसे दहेज लिया, तो कोर्ट इस बात को क्यों नहीं बोलता कि सेक्शन 2 में ये बात भी तो लिखी है कि लेना अपराध है तो देना भी अपराध है, तो इनको क्यों छोड़ा जा रहा है लड़की वालों को कि तुमने भी तो दिया है, तुम्हारे खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। हाँ हाँ हम्म हाँ, इसके बारे में एक बहुत बड़ी बात है कि दहेज कितना, अब लड़कियां क्यों नहीं पैदा करते हैं लोग, लड़कियों को पैदा करने से क्यों डरते हैं लोग? आपको आपको पता है इसके बारे में? इसके बारे में क्यों पता है? देखो, ऐसा नहीं है कि लड़कियों को कोई प्यार नहीं करता। सच्ची बात बताऊं, माँ बाप की बॉन्डिंग ही लड़कियों के साथ में ज्यादा तकड़ी होती है, बाप की तो सबसे ज्यादा होती है। रीजन ये है कि जब भी किसी घर में लड़की होती है तो 3 चिंताएं सबसे बड़ी आ जाती हैं। पहली चिंता तो ये आ जाती है कि ये बच्ची पैदा हो गई है और ये धीरे धीरे बच्ची बड़ी होएगी तो उसके साथ में कहीं कोई काम गलत ना हो जाए, कोई रेप इत्यादि घटना ना हो जाए। छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ते, सबसे पहली चिंता तो बाप की हो जाती है। दूसरी चिंता हो जाती है यार मैं इसको पढ़ा लिखा लूंगा और इसकी शादी कैसे होगी, शादी करने के टाइम पे तो बहुत दिक्कत होगी, दहेज देना पड़ेगा, बहुत मोटा काम, इसलिए बचते हैं लोग। और चलो ये दोनों काम उसने कर भी दिए कि ठीक ठाक वो बच गई, उसकी शिक्षा अच्छी हो गई, वो अच्छी बन गई बच्ची, शादी भी ठीक ठाक हो गई, तो ये चिंता हमेशा बनी रहती कि सामने वाला परिवार कैसा लिचड़ मिल गया कि वो इसको खुश रखेगा या नहीं रखेगा या रहने देगा। तो ये चिंता जो है, जब तक ये चिंताएं रहेंगी समाज में
तो मतलब समस्या है। और औरत की दुश्मन औरत ही होती है, हमेशा नई बहुओं को परेशान करने का काम सासू ही करती हैं। और कई बार सास बहुत अच्छी होती है, नालायक बहुएं चली जाती हैं, तो इस वजह से दिक्कत होती है। तो मुझे एक बात ये जाननी है कि आपको ये परिभाषा क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, बताइए एक बार, ये बताइए। अच्छा, हाँ, तो मुझ जितने लॉयर हैं ना, तो मेरे को आज ग्रुप में आंसर करना कि ऐसा क्यों नहीं है। हाँ, हाँ, सबको तो मतलब कुछ भी हो, बस मुझ पे आ जाना है घूम फिर के, सर आपको मिला है कि नहीं मिला है? अरे भाई, तुम मेरा ब्याह कराओगे क्या? बिचौलिया बनना है क्या तुम्हें? हाँ, 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 ये क्लियर हो गया नहीं हो गया, मुझे बताओ एक बार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से आपको सुननी है, ध्यान से आपको समझनी है, ठीक है? अगर आप चाहो तो मैं एक काम करता हूं, इसकी परिभाषा लिख देता हूं, है ना, इसकी परिभाषा लिख देता हूं, जिससे आपको जरा सा भी डाउट ना आए, ठीक है? मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूं, आप भी मेरे साथ में थोड़ी सी मेहनत कर दो, जिससे ये सारे के सारे पॉइंट्स एक जगह मिल जाएं, एक जगह बना के लिखे जाए। तो परिभाषा क्या कहती है उसको ध्यान से सुनो। ये क्या है? दहेज, दहेज ऐसी संपत्ति, दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है, दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है। अब प्रतिभूति का मतलब मैं वहां पे बता के आया हूं, ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूं सिक्योरिटी। दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह, जो विवाह, और क्लियरेंस हो जाएगा, जो विवाह के पहले, जो विवाह के पहले, है ना, विवाह के पहले, बाद में या विवाह के समय, विवाह के समय, है ना, विवाह के समय, सारे ही सारी कंडीशंस एक साथ आपकी जुड़ती हुई आ रही हैं। जितने भी कंडीशंस हैं, सारी कंडीशन आपकी एक साथ जुड़ती आ रही हैं। दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के पहले, बाद में या विवाह के समय एक पक्षकार द्वारा, एक पक्षकार द्वारा, एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, दूसरे पक्षकार को, दूसरे पक्षकार को, ठीक है, एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, या एक, है ना, या एक पक्ष के माता पिता के द्वारा, एक पक्ष के माता पिता के द्वारा, एक पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा, या अन्य व्यक्ति द्वारा, या अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष के, दूसरे पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति को, या अन्य व्यक्ति को, या अन्य व्यक्ति को, है ना, या अन्य व्यक्ति को क्या होती है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, हाँ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, दी गई, दी या ली गई है, दी या ली गई है, या लिए दिए जाने का करार किया गया है, या लिए दिए जाने का करार किया गया है, या लिए दिए जाने का करार किया गया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, बहुत अच्छे से समझनी है। हाँ, 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 अभी आप पैनिक में हो सकते हैं, तो इसलिए ऐसा हो सकता है, बाकी सेम ही चीजें पढ़ाई जा रही हैं बेटे। हाँ, दरअसल समय जो है ना, ये वाला समय आलस्य का होता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं समय, अब समय चेंज हो नहीं सकता है,
नहीं तो ये जैसा टिपिकल समय तो आंखें खुली रहनी चाहिए। ठीक है, एक बार आप इसको देख लो, नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े। हाँ, बुक के बारे में बताएंगे। हम्म, ठीक है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक पॉइंट जो है वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये पेपर में भी आपका आया था। ठीक है, पेपर में भी आया था आपका, ये अपवाद इसमें लिख लीजिए आप। ये एक एक्सेप्शन की तरह से है, ये एक एक्सेप्शन की तरह से है। मेहर या महर, मेहर या महर दहेज नहीं है ना। मेहर या महर दहेज नहीं है। पेपर में आएगा कि विवाह के समय क्या होता है, मेहर दी जाती है, मेहर दी जाती है, क्या वो दहेज है? तो आपको बोलना पड़ेगा मेहर या हाँ महर दहेज नहीं है। ठीक है, ये चीज, हाँ, जितना एजुकेटेड बंदे उतनी ज्यादा क्या होती है। हाँ, अब ये मेहर या मेहर क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझना चाहिए। आप में से अगर कोई बंदा मुस्लिम कम्युनिटी से है तो उसको पता होगा, क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही होता है। ये क्या होती है मेहर या महर? तो इसमें क्या होता है, शादी के टाइम पे, शादी के समय, शादी के समय वर या वर के पिता, वर या वर के पिता द्वारा वधु को दी जाने वाली धनराशि, वधु को दी जाने वाली रकम लिख देते हैं। ठीक है, रकम, है ना, दी जाने वाली रकम या धनराशि। जब किसी लड़के की शादी होती है, किसी लड़की की शादी होती है, तो उस शादी में क्या रहता है, लड्डू बनते हैं, पेड़े बनते हैं, चाट बनती है, भाई सब मौज आ जाती है। हाँ, 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 नहीं 1 बजे तो पॉसिबल नहीं है ध्यान से सुनिए। तो भाई दावत होती है, मौज आती है, दावत मार के आओ। मैं तो टिक्की फेवरेट है भाई साहब मेरा तो। मैं तो भाई साहब घूम फिर के देखता हूँ शादी में टिक्की, क्योंकि और चीज़ों में तो प्याज वगैरह पड़ी रहती है, तो प्याज अपन खाते नहीं है। तो टिक्की ढूंढता हूँ भाई साहब, टिक्की अगर बढ़िया मिलती है तो 1-2 लपेट देता हूँ, फिर मिठाइयाँ लपेट देता हूँ, और उसके बाद फिर कॉफ़ी चाय में उतना मन रहता नहीं है। अगर पता लग गया बिना प्याज का कुछ खाने वाने में है, पूछ लेता हूँ मैं हलवाई से, कारीगर साहब कहाँ पे हैं, तो थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी खा के अपना मौज मार के घर आ जाते हैं। बाकी जिसका हो रहा है आबादी बर्बादी होती रहे, अपने कोई दिक्कत नहीं है। तो विवाह के समय क्या होता है, मेहर या महर में आपका जो लड़का होता है या लड़के का पिता होता है, वो लड़की को यानी दुल्हन को एक रुपये देता है, एक धनराशि देता है शगुन के रूप में, उसको कहते हैं महर या मेहर। तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, मेहर या महर आपका दहेज के अंतर्गत काउंट नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है, यह बहुत अच्छे से आपको जानना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। अब बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत अच्छे से आपको जानना है, बहुत अच्छे से एक पॉइंट आपको क्लियर कर लेना है। क्या? एक इंपॉर्टेंट केस है इससे रिलेटेड। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट केस है, एक इंपॉर्टेंट केस है, या इसको आप क्या कह सकते हो, आप इसको महत्वपूर्ण वाद, महत्वपूर्ण वाद, महत्वपूर्ण वाद, महत्वपूर्ण वाद, ये महत्वपूर्ण वाद है जो इसी से संबंधित है। और इस वाद का नाम क्या है? इस वाद का नाम है हरबंस सिंह, हरबंस सिंह बनाम, है ना, बनाम का मतलब वर्सेस होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे मेरे अंग्रेज बच्चे भी हैं यहाँ पे, वो समझ नहीं पाएंगे, बट ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आई एम हेयर, है ना, मैं यहाँ पर हूँ। हरबंस सिंह बनाम गुरशरण कौर, गुरशरण कौर, ये मामला था। और ये मामला आपका 19, हाँ, ये मामला आपका 1989 का है, 1989 का है। एक्चुअली में इस मामले में क्या हो रहा था, इस मामले में क्या हो रहा था कि ये दिल्ली का एक मामला है जो बताया जाता है। और इस मामले में क्या था कि लड़की की शादी हुई, तो लड़के वाले क्या करते थे, आए दिन उस लड़की को परेशान करते थे। शादी के बाद की भी स्थिति है, वो कहते थे कि अपने घर से फ्रिज मंगा, फ्रिज नहीं तो टीवी मंगा, नहीं तो कूलर मंगा, ये मंगा, वो मंगा, फलाना मंगा, तो उसको परेशान कर दिया था। तो फिर एट द एंड चीजें गई कि भाई दहेज का केस हुआ। दहेज का केस होने के बाद
ये बात उभर कर के आई कि ये जो मांग हो रही है, एक्चुअली में मांग ही सबसे ज्यादा खतरनाक है ना। ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जो डिमांड है ना, डिमांड, ठीक है, अब ये बात क्लियर भी होगी आपको। डिमांड ही दहेज है, ये बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए। डिमांड ही दहेज है। अगर कल को आपकी शादी होती है, मैं बताता हूं, कल को आपकी शादी होती है, कल को आपकी शादी होती है, आप एक शब्द नहीं बोलते, ठीक है, आप बच जाते हो, लड़की को पसंद कर लेते हो, लड़की के साथ में फोन पे बातें होने लगती हैं, चैटिंग वेटिंग होने लगती हैं, और आप ऐसा ही हैं, आप एक शब्द नहीं बोलते अपने मुंह से, ना आपकी फैमिली का कोई बंदा बोलता, ना आपकी तरफ से बिचौलिया बोलता, ठीक है, ना आपकी तरफ से कोई बिचौलिया बोलता। बोलते हैं कि भाई हमको तो 1 रुपए की शादी है, 1 रुपए का रिश्ता है, और आप बस ये है कि भाई जो हमारे लोग आएंगे उनका आप सम्मान अच्छे से करना, क्योंकि फिर अगर वो बिगड़ जाएंगे, ऐसा बोलते हैं सज्जन लोग, ऐसा बोलते ही हैं कि हम आपके द्वारा आएंगे, आप घराती हो, हम बराती हैं, तो हमारी हमारी लाज रख लेना, ऐसा तो सज्जन लोग बोलते ही हैं, है ना। इतना बोल दिया। अब आपने इतना बोला, परंतु आपके जो ससुर साहब हैं, आपके फादर इन लॉ हैं, उन्होंने आपको जब लगन हुआ, टीका हुआ, उन्होंने बढ़िया एक आपको गाड़ी की चाबी पकड़ाई, आपको कैश पकड़ाया, है ना, आपको तमाम चीजें दी, और देने के बाद सोफा ये वो फलाना ढिमका सब आपके घर में आ गया, क्या ये दहेज माना जाएगा? तो अभी ये चीज आगे आएगी कि अगर आपकी तरफ से कोई मांग नहीं की गई है, कोई डिमांड आपके टाइप से नहीं की गई है, तो फिर वो जो चीजें आपको मिली हैं वो दहेज नहीं है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। जहां पर डिमांड होती है, जैसे पूछते हैं ना कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, तो डिमांड्स कुछ नहीं, बिन बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना क्या, मांगे मिले ना, कैसे है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, है ना। ये तो ये सेंस इसमें नहीं है। परंतु यदि ऐसा होता है, आपकी कोई डिमांड नहीं है, आपको सामान मिलता है, तो ये गिफ्ट्स की श्रेणी में आएगा, ये दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा। आगे यही दहेज प्रतिषेध अधिनियम इस बात को बताने का प्रयास किएगा। बट आपने मांग लिया कि हमको गाड़ी चाहिए, हम दरोगा हैं, है ना, अरे बाबूजी हम तो दरोगा, हमको तो फॉर्चूनर चाहिए। तो फॉर्चूनर अगर तुमको चाहिए बेटा, तो फिर ये दहेज की श्रेणी में आ जाएगा। तो डिमांड का मतलब होता है दहेज, दहेज का मतलब होता है डिमांड। दहेज होने के लिए डिमांड का होना जरूरी है। अगर वहां पर डिमांड नहीं है, तो आप बस कोर्ट में प्रूफ कर लो कि हमने कुछ मांगा नहीं था, इन्होंने अपनी मर्जी से दिया था, तो फिर आपकी जान बच जाएगी। बट आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, और ये प्रूफ कैसे होगा? कैसे भी प्रूफ नहीं हो सकता, क्योंकि इन बातों का कौन ही रिकॉर्ड रखता है। ये बात आपको ध्यान से समझनी चाहिए, ठीक। हाँ, ठीक, हाँ, तो मांगने, मांगना का बहुत बड़ा खेल है। तो हरबंस सिंह बनाम गुरशरण के कौर वाले केस में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बताई थी कि जहां दहेज की मांग लगातार हो रही हो कि ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, तो वहां पर हर एक मांग एक अलग अपराध गठित करती है। यानी कि अगर 10 जगह ये बात बोली गई कि फ्रिज लेके आओ, कूलर लेके आओ, पैसा लेके आओ, पंखा लेके आओ, ये 10 बार बोला गया अलग अलग, तो हर एक डिमांड एक अलग केस क्रिएट करेगी, एक अलग अपराध की तरह से जाएगी। ये बात किसने बोली है? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बोली है कि यहां पर जहां लगातार दहेज की मांग हो रही हो, जहां लगातार दहेज की मांग हो रही हो, वहां हर मांग, वहां हर मांग, वहां हर मांग एक अलग अपराध, है ना। हाँ, वहां हर मांग, प्रत्येक मांग एक अपराध होगी, एक अपराध होगी, हर मांग एक अपराध होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आप लिखना चाहें, तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि दहेज होने के लिए, दहेज होने के लिए मांग होना जरूरी है ना। मांग होना जरूरी है, बिना मांगे तो कोई नहीं, है ना। डिमांड्स होनी जरूरी है, डिमांड होनी जरूरी है, डिमांड होनी जरूरी है, हाँ, डिमांड होनी जरूरी है, ठीक है। दहेज होने के लिए मांग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट तो नहीं है? कौन रो रहा है ये? हाँ, रोने से कुछ नहीं होगा। हाँ,
हाँ देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो ये चीजें कब से खराब हुई, देखो जहां तक मैंने चीजें सुनी है, जहां तक मैंने चीजें सुनी है, अब आप देखो कोर्ट ने क्या काम, अच्छे डिस्कशन करते हैं, कोई जल्दी नहीं। क्या होता है कि अगर कोई पैतृक संपत्ति है, यानी कि पूर्वजों की संपत्ति संपत्ति चली आ रही है, मकान चले आ रहे हैं, दुकान चली आ रही है, तो स्वाभाविक है कि बच्चों का अधिकार होता है उस संपत्ति पर। क्या होता है? बच्चों का अधिकार होता है उस संपत्ति पर, ये होता है। अभी तक ये चीजें चली आ रही थी कैसे, कि अगर एक लड़की है, दो लड़के हैं, तो लड़की की शादी कर दी, बट वो संपत्ति अगर करोड़ों की भी है बाद में, तो उस संपत्ति को उन लड़कों में बराबर बराबर बांट दिया जाता, लड़की को कुछ नहीं दिया जाता। तो कोर्ट ने इंटरप्ट किया कि वो लड़की भी जो है उसका भी उस संपत्ति में अधिकार है, ये कोर्ट ने बोला। और आप अगर चाहें तो उसकी मांग आप कर सकते हैं, परंतु ये थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं बात बताता हूं, ये जो परंपरा, लेने देने वाली परंपरा कब चलाई गई और क्यों चलाई गई। तो बड़े बुजुर्गों से ये बात सुनी है मैंने, और उन्होंने बोला है कि जब भी किसी बिटिया का विवाह किया जाता था, तो बाप और घर के बड़े बूढ़े इस बात को देखते थे कि भाई इस पिता के अधिकार में कितनी संपत्ति है। तो देख लिया उन्होंने, इतनी इतनी संपत्ति पिता के अधिकार में है, तो उस फिर देखते थे इसकी संतान कितनी है, तो इतनी इतनी संतान है, मान लिया 3 संतानें हैं, 2 संतानें हैं, तो जितने बच्चे हैं उस संपत्ति का उतना ही भाग किए जाते हैं। सपोज करो 3 हैं, 2 लड़के एक लड़की है, तो लड़की के लिए भी उतना ही भाग किया जाता था। कि सपोज करो 9 करोड़ की संपत्ति है, तो 3-3 करोड़ की संपत्ति तीनों की हो गई, या 9 लाख की संपत्ति है तो 3-3 लाख की संपत्ति सबकी हो गई। तो 3 लाख की संपत्ति जो बिटिया के नाम निकली है, क्योंकि आज तो विदा हो जाएगी बच्ची, फिर ये भाई आने, मतलब उस तरह से तो आने नहीं देंगे, बुलाएंगे, अगर थोड़ी भाभी खराब आ गई तो कोथली सिंधारा वगैरह वो भी बंद हो जाएगा। तो वो जो लड़की का भाग होता था वो विवाह में दिया जाता था, कि बिटिया का भाग है, ये बिटिया का भाग, बिटिया को हम दे रहे हैं उसकी नई गृहस्थी प्रारंभ करने के लिए। इस तरह से, तब इसका नाम इस तरह से नहीं आता था, है ना, दहेज, दाइज शब्द आता है, दाइज शब्द आता है, दाइज, है ना, दाइज देने के संदर्भ में आता है, परंतु ये कोई मांगा इत्यादि नहीं जाता था, ठीक है, कोई मांगता नहीं था इसको, यहां पर मांग ही खतरनाक है। तो ये लड़की का जो भाग संपत्ति में होता था वो दिया जाता था, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि संपत्ति में भाग मिलना बंद हो गया, और मतलब इस तरह के लोग आ गए, तो उन्होंने मांग शुरू कर दी। जहां पर मांग होती है यही बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। और आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी बंटवारा करने का नियम है बच्चों के मध्य संपत्ति का, तो अगर संपत्ति 3 बच्चे हैं तो संपत्ति के 3 भाग न करके 4 भाग किए जाते हैं। 3 भाग तो बराबर बराबर बांटे जाते हैं 3 बच्चों में, एक भाग सबसे बड़े वाले भाई को एक्स्ट्रा दिया जाता है, क्योंकि आगे माता पिता के न रहने पर क्या होगा कि जिम्मेदारियां जो परिवार की हैं वो बड़ा भाई निभाएगा, आना जाना, रिश्तेदारों का मिलना मिलाना, सिंधारा मिलाई इत्यादि जो भी लोकाचार हैं वो करेगा, इसलिए एक भाग अधिक बड़े बेटे को दिए जाने का प्रावधान है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए, ये बड़े बूढ़ों के बनाए हुए नियम है, तो इसलिए दिया जाता था, परंतु ये स्थितियां आपकी बहुत खराब हो गई। तो ऐसी स्थितियों में तो पूरी तरह से प्रतिबंध ही होना चाहिए, या सीधे सीधे आपको ये चीजें धीरे धीरे गायब हो जाएंगी अभी, है ना, आने वाले टाइम में बहुत प्रभाव पड़ेगा इनका। हाँ हाँ गुरुजी, ये एक्ट आपने करवा रखा है, तो ये तो कोर्स में करवा रहा हूँ ना बेटे में, नए बच्चे तो जुड़े हैं इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली धारा की तरफ चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा होगा आपको कॉन्सेप्ट। अगली धारा की तरफ चलते हैं जो धारा 3 है, क्या है, हाँ इससे नहीं लिखेंगे, इससे तो लिखेंगे तो सुंदर है, मेहंदी कलर, ब्याह की बात हो रही है और मेहंदी कलर से लिख रहे हैं। हाँ, धारा सेक्शन 3, धारा सेक्शन 3 किस बारे में बात करता है, किस संदर्भ में बात करता है, हाँ किस संदर्भ में बात करता है, ये बात करता है दहेज लेना, दहेज लेना, है ना, दहेज लेने, है ना, दहेज लेने या देने के लिए दंड, है ना, दहेज लेने या देने, है ना, दहेज लेने या देने के लिए शास्ति, दहेज देने के लिए शास्ति, पेनल्टी, शास्ति का मतलब क्या होता है, पेनल्टी, हाँ शास्ति का मतलब क्या होता है, पेनल्टी,
पेनल्टी। और इसी को अगर आप कहना चाहो तो इसी को दंड या पनिशमेंट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? दंड या पनिशमेंट। तो एक बात ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, ये धारा भी आपको याद रखनी है ना, ये धारा याद रखनी है, धारा याद करनी है ना, धारा याद करनी है, क्योंकि ये धारा पूछी गई है पहले पेपर में, ठीक है। छोटे एक्ट तो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो दहेज लेने और देने के लिए शास्ति यानी दंड की बात यहां पर आपकी होगी, जो बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। तो सीधे ही इस धारा में लिखा गया है कि आपका यह इस कानून के इस कानून के इस कानून के लागू होने के बाद इस कानून के लागू होने के बाद लागू होने के बाद इस कानून के लागू होने के बाद इस कानून के लागू होने के बाद यदि कोई दहेज लेगा या देगा, ठीक है, दहेज लेगा या देगा, इस कानून के लागू होने के बाद यदि कोई दहेज लेगा, हाँ हाँ, दहेज लेगा या देगा, है ना। और एक चीज और भी है, दहेज लेगा या देगा या दुष्प्रेरित करेगा। क्या करेगा? या दुष्प्रेरित करेगा। दुष्प्रेरित मतलब सीधे अंग्रेजी में इसको कहते हैं अबेटमेंट, है ना, अबेटमेंट, अबेटमेंट। इसको मैं और लिख देता हूं सरलता से, उकसाना, है ना, उकसाना, उकसाना, है ना। अबेटमेंट करने का दुष मतलब बुरा, प्रेरण मतलब प्रेरित करना, किसी को इंड्यूस्ड करना, किसी को उकसाना, भड़काना। अरे तेरी तो दरोगा में नौकरी लग रही है छोरे, तू भी सूखे हाथी बिकेगा के। एक गाड़ी लिए फॉर्च्यूनर की, 10 लाख रुपए लिए कम से कम, और ब्याह करवाइए टॉप जगह पे। तो अगर कोई ऐसा ही बोलता है कि भाई ना ऐसे नहीं, या बिचौलिया ये कहता है आकर के कि लड़का दरोगा है यार, कुछ तो सोचो, ऐसे ही ब्याह कर दोगे क्या, तो अगर लेने देने वाला तो फंसेगा ही, जो उकसा रहा है, जो कह रहा है, जो भड़का रहा है, वो भी दंडित किया जाएगा। तो इस कानून के लागू होने के बाद यदि कोई दहेज लेगा, देगा या दुष्प्रेरित करेगा, है ना, दुष्प्रेरित करेगा, तो अब लिखेंगे हम यहां पर दंड, ठीक है। तो क्या होगा? तो बढ़िया तरह इलाज होगा, तो दंड लिख लो मेरे भाई यहां पर, तो जेल होगी, है ना। तो क्या होगी? जेल होगी। जेल कितने साल तक की? मिनिमम 5 साल, है ना, 5 साल से कम नहीं, 5 साल से कम नहीं, मिनिमम 5 साल की जेल होगी, मिनिमम 5 साल की जेल होगी। या की सेंस में इसमें आपका आ रहा है, और जुर्माना साथ में आपको जुर्माना, जेल और जुर्माना, जेल और जुर्माना। जुर्माना यानी कि फाइन, फाइन कितना होगा? 15,000 रुपए या दहेज की रकम के बराबर, दहेज की रकम, है ना, दहेज के मूल्य के बराबर, ऐसे लिखना सही है यहां पर, कि दहेज के मूल्य की, है ना, दहेज के मूल्य की रकम के बराबर, दहेज के मूल्य की रकम के बराबर। तो यदि कोई व्यक्ति दहेज लेगा या देगा, है ना, या उकसाएगा, भड़काएगा, तो जेल होगी मिनिमम 5 साल की, यानी 5 साल से कम नहीं। यहां पर मैं लिख देता हूं जिससे आपको सरलता हो, मिनिमम 5 इयर्स, मिनिमम 5 इयर्स, 5 साल की जेल कम से कम होगी, और जुर्माना होगा 15,000 रुपए या दहेज के मूल्य की रकम। सपोज करो किसी ने 15 करोड़ का ले रखा है, तो 15 करोड़ का ही जुर्माना होगा। 10 करोड़ का ले रखा है, 10 करोड़ का जुर्माना। इसमें लिख लो, दोनों में से जो अधिक हो, दोनों में से दोनों में से जो ज्यादा हो, दोनों में से जो ज्यादा हो, दोनों में से जो ज्यादा हो, 15,000 ज्यादा हो या दहेज के मूल्य की रकम ज्यादा हो, तो वो आपको क्या होगा? वो देना पड़ेगा। तो ये इसका दंड है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। हाँ हाँ सर जी, एक बार बता दो, ये लाइव क्लास है मेरे पापा।
प्राची सैनी, हाँ मैं प्राची सैनी, प्राची सैनी का बहुत अच्छा कमेंट आया है। प्राची बोल रही है सर मेरे पापा ही बोल रहे हैं कि ये लाइव क्लास नहीं है तो काम से बचने के लिए यहाँ पर बैठ गई है। तो प्राची के पिताजी को मैं प्रणाम करता हूँ और बोलता हूँ कि आपकी बच्ची लाइव पढ़ रही है यूपी पुलिस एसआई के लिए। और अभी हम लोग इसमें अधिनियम पढ़ रहे हैं, जो परीक्षा में आते हैं, एक्ट आते हैं, कानून आते हैं। तो मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है कि बच्ची पढ़ रही है तो बच्ची को पढ़ाइए, बच्ची को बढ़ाइए, और आप भी निश्चिंत हो जाएंगे। यदि ये बच्ची दरोगा लग गई तो आप आजीवन के लिए निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बेटी को ना तो कोई आर्थिक रूप से परेशान कर सकता है, ना मानसिक रूप से, ना शारीरिक रूप से, और आपका भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। तो अपनी बच्ची पर स्नेह और दुलार रखिए और इसको लगातार आप बढ़ाइए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्राची अपने पिताजी को ये जरूर सुना देना और फिर बताना कि पिताजी ने क्या कहा। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ, एक 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 को चिंता हो रही है सर आपको भी मिला है कि देख, हाँ भाई मिल गया, ठीक है, मिला था, मिलने वाला है। क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम, मेरे रिश्ते करवाओगे क्या? ठीक है चलो, यहां तक कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, ये देख लिया। यहाँ पर आगे अगली धारा पर चलते हैं। अगली धारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और मुझे इसमें आपको बतानी है, एक बात मुझे इसमें एक इंपॉर्टेंट और बतानी है। नोट, क्या दहेज नहीं है, एक पॉइंट बताना है। क्या दहेज नहीं है ना? क्या दहेज नहीं है, जो मैं आपको मौखिक रूप से पहले ही बता चुका हूं, मौखिक रूप से पहले ही बता चुका हूं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट इसमें, ऐसी भेंट, है ना, ऐसी भेंट, भेंट का मतलब गिफ्ट, ठीक है, भेंट का मतलब गिफ्ट। ऐसी भेंट जो, है ना, ऐसी भेंट जो विवाह के समय, जो विवाह के समय, जो विवाह के समय वधु, वधु यानी कि दुल्हन, दुल्हन को वर पक्ष की ओर से दी जाए, वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से दी जाए, ओर से दी जाए, वर पक्ष की ओर से दी जाए, वो दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। अब क्या होता है, लड़के वाले क्या करते हैं, सोना चांदी गहना हार इत्यादि जो है, हाँ, है ना, हार इत्यादि जो है वो सब चढ़ाते हैं। तो वो जो चढ़ाया जाता है, दिया जाता है, वो आपके उसमें नहीं होता, वो आपके दहेज के अंतर्गत काउंट नहीं होता है ना। और इसमें एक चीज पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है, यहां पर एक शर्त जुड़ी होनी चाहिए, बिना मांगे, ठीक है, बिना मांगे। अगर लड़की वालों ने कुछ भी नहीं मांगा कि हमारी लड़की पे इतने हार चढ़ने चाहिए, इतने रानी हार चढ़ने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बिना मांगे, कि विवाह के समय वधु या दुल्हन को वर पक्ष की ओर से जो चीजें दी जा रही हैं, कोई गिफ्ट दिए जा रहे हैं, तो उनको दहेज नहीं माना जाएगा। और सेम स्थिति लड़के के पास है कि ऐसी भेंटें, ऐसी भेंट, है ना, ऐसी भेंट, है ना, या आप इसको बोल दीजिए गिफ्ट्स, जो विवाह के समय, जो विवाह के समय, जो विवाह के समय, जो विवाह के समय वर यानी कि दुल्हा, है ना, दुल्हा का, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है ना। आगे क्या है, ये क्या दिल दीवाना लगता है, क्या लगता है, बहुत पहले ये कभी कहीं सुना था। हाँ सुनो तो, अरे रुक तो जाओ, बस लड़कियां नहीं, ऐसी भेंट जो विवाह के समय वर या दुल्हा को वधु पक्ष के द्वारा, वधु पक्ष की ओर से, वधु पक्ष की ओर से, वधु पक्ष की ओर से दी जाए, वधु पक्ष की ओर से दी जाए, परंतु शर्त यही है कि मांगा नहीं जाना चाहिए, बिन मांगे, बिना मांगे, है ना। देयर शुड नॉट बी डिमांड, देयर मस्ट नॉट बी डिमांड, वहां पर डिमांड्स नहीं होनी चाहिए। तो ये दहेज की श्रेणी में नहीं आएंगे। लड़के वाले लड़की वालों को दे रहे हैं, लड़की वाले लड़के वालों को दे रहे हैं, पर मांग नहीं है, तो वो चीजें दहेज में काउंट नहीं होंगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। हाँ ठीक है।
हाँ 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 हाँ। कोई बोल रहा है सर आप 4 बच्चों के पिता लगते हैं, तो ये तो आपने गलत जानकारी दी है। आप ये देखो कि मेरी कौन सी वीडियो है जिस पे सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। मुझे लगता है कि अभी मूल विधि की जो सबसे पहली वीडियो है इस पे 5 लाख प्लस व्यूज हैं। तो हम 5 लाख बच्चों के पिता हैं कम से कम। और अभी ये संख्या बढ़ती चली जाएगी जब वैकेंसी आएगी। अभी हम 10 लाख बच्चों के पिता भी बनेंगे, क्योंकि गुरु जो होता है वो पिता ही तो होता है। ठीक है। दो क्रम होते हैं, एक क्रम होता है बिंदु क्रम और एक होता है शब्द क्रम। तो बिंदु क्रम यानी कि बायोलॉजिकल फादर, और शब्द क्रम जो होता है वो, ये शब्द आपका हमारा संबंध किसका है, शब्द का ही तो है। तो हम जो हैं वो आपके पिता स्वरूप ही तो हैं। आयु हो सकता है कितनी भी हो, पर हम भी आपके पिताजी। ठीक है, पिता पिता तुल्य है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, चलिए ठीक है। हम्म। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर रख लेते हैं, और कल फिर इस एक्ट को कंप्लीट करेंगे। थोड़ी स्पीड से चलेंगे क्योंकि कल वैसा समझाने वाला कुछ नहीं है। दहेज में ही था जो मुझे आपकी चीजें समझानी थी। हाँ, ये जो आपको चेहरा भारी लग सकता है या शरीर भारी लगता होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। हम्म। आप सोच भी नहीं सकते हो कि पिछले 5 साल से मैं रोज 2:30-3 बजे सोता हूँ रात को, सुबह उठता हूँ 7:30 बजे, 7 बजे के आसपास। और जिंदगी में जिद है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की, और अभी तक पूरी तरह से चीजें सेटिंग में नहीं गई है। हाँ हाँ। तो जा रही हैं, संघर्ष चल रहा है, संघर्ष की वजह से शरीर जो है, शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं। अगर बॉडी फिट कर लूँ मैं तो आप मुझसे बड़े लगेंगे। अगर अभी कितना वजन है आपको अंदाजा है शरीर का, 105 किलो वजन है शरीर का। लंबाई 6 फुट है लगभग, इतना सा 1-2 सेंटीमीटर का अंतर होगा, लगभग 6 फुट हाइट है, और 105 किलो वजन शरीर में है। तो ये किस लिए है कि ऐसे इसलिए लगते हैं फिर अंकल से। कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, समझ में चीजें आनी चाहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल, इस एक्ट को कंप्लीट करेंगे। अपना ध्यान रखिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे। मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। लव यू ऑल गाइस, बाय।